नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। 2 से 3 दिनों में सैनिक स्कूल की रिजल्ट आने ही वाली है और 11 से जैसे कि संभावना है ई काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन चॉइस फिलिंग के लिए समय मिलेगा और उसके बाद जब उसकी रिजल्ट आएगी तो रिजल्ट में आपको जो स्कूल एलोकेट होगा तो वहाँ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब जब आप जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उस एक एक डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल आज मैं साझा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। बेहद इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। कृपया इसको स्किप करके ना देखें और इसकी एक एक जानकारी को समझें। मेरा प्रयास होगा कम से कम समय में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक डिटेल में समझा सकूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और इस गूगल क्रोम को जब हम ओपन करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले साल ही मैंने बहुत सारे जो ऐसे साइट्स थे ना उनको मैंने अपना बुकमार्क करके रखा हुआ था इसमें। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो पिछले साल का ई काउंसलिंग पोर्टल था ये वहीं पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट कमोबेश यही साइट हो सकता है इस बार भी आपको फिर से रिलॉन्च कर दिया जाए या कोई नया साइट बने, क्योंकि पिछली बार भी जो एनटीए का एग्जिस्टिंग साइट अभी भी है वो साइट पिछली बार भी था तो वहां पे रिजल्ट एनटीए स्कोर कार्ड वगैरह सारी चीज वहां से मिल गई लोगों को। लेकिन ई काउंसलिंग के लिए सरकार ने एक एनटीए ने जो है ये एक अलग से साइट बनाई थी। सरकार ने नहीं, सॉरी, एनटीए ने एक अलग वेबसाइट बनाई थी। एनटीए और एआईएसएससी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस के तहत। तो ये जो था ना PESA.NC जो इसका डिस्क्रिप्शन आपको मेरे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। अब उसमें जो ई काउंसलिंग का जो साइट था वहीं पर ये सारा लिस्ट अभी भी पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट का। तो जैसे पहला है होम का टैब, दूसरा है ई ई काउंसलिंग काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पर आप जाते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द अलॉटेड सैनिक स्कूल। इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं तो एक एक करके मैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ डाउनलोड पीडीएफ और डाउनलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड फाइल में है और पीडीएफ का मतलब पीडीएफ फाइल में है। हमने इसके वर्ड फाइल को डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखा है क्योंकि उसकी प्रिंटिंग बड़ा सही फॉर्मेट में आ रही थी। मुझे पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और मैंने अपने ग्रुप के लोगों को साझा भी वही किया, अभी भी मेरे ग्रुप में है, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा। तो उसमें जो सबसे पहला चाहिए होगा वो ड्यूली साइंड चेकलिस्ट विथ अंडरटेकिंग ओरिजिनल। और आप यहाँ जब ये पर जाएंगे तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है वर्ड फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा, तो इस चेकलिस्ट में क्या है मैं ये भी बताऊंगा एक एक करके कि क्या आपको करना है। दूसरा है प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम AISSAC। ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिलेगा जब ई काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग आप कर देंगे और चॉइस फिलिंग में जब आपको सीट एलोकेट हो जाएगा तब ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको उस समय उसी साइट से डाउनलोड करना होगा। और ये मतलब कहने का मतलब है कि ये ई काउंसलिंग जो है ना तो ये प्रोविजनल ये पोर्टल पर मिलेगा, इश्यूड बाय AISSAC। तो ये 2023 वाला पोर्टल है। हो सकता है 2024 में यही पोर्टल रिलॉन्च हो जाए या कोई नया पोर्टल बने या जो अभी एग्जिस्टिंग है कहीं उसी में उसको एडजस्ट किया जाए। तो जैसा भी आएगा वो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमें जानकारी हो जाएगी उसकी। तो स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, अब ये क्या है तो सबसे पहला चीज है एडमिट कार्ड तो आपके पास ऑलरेडी है, वो आ जाएगा इस बार 24 वाला। स्कोर कार्ड कैसा होगा और प्रोविजनल एडमिशन लेटर कैसा होगा इसको मैं साझा करता हूं इस दूसरे वाली चीज पर। आप ये देखिए ये एनटीए स्कोर कार्ड है, मेरे एक स्टूडेंट का मैंने ले लिया, ये पिछले साल का स्टूडेंट था। एज फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन 2023 का है ये, 24 तो अभी आया नहीं है, ये आने वाला है 2-3 दिन में। तो आप यहाँ से ये स्कोर कार्ड जब उस समय डाउनलोड करेंगे तो आपके बच्चे का इस पर सारा नाम, फादर नेम, कैंडिडेट नेम, उसका कैटेगरी क्या है, ओबीसी, एनसीएल, सेंट्रल लिस्ट, कैटेगरी जो होता है वही होता है। सारा चीज आपको इस पर मिलेगा और सब्जेक्ट वाइज बच्चे का मार्क्स होता है, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग भी होता है। तो ये हो गया आपका एनटीए स्कोर कार्ड।
और स्कोर कार्ड के बाद में प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या होता है, तो ये भी जब आपका ई काउंसलिंग में सीट अलॉकेट हो जाएगा चॉइस फिलिंग के बाद में, तो यहाँ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। इसमें भी वही सारी डिटेल होती है, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ में। लास्ट में आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, अलॉट स्कूल अलॉटेड सैनिक स्कूल, इस बच्चे को सैनिक स्कूल बीजापुर मिला था और पहले राउंड में मिला था। 268 नंबर थे इस बच्चे के। ऑल ओवर इंडिया रैंक जो था वो 639 था इस बच्चे का। लेकिन यहां मैंने आपको एक चीज बताया कि ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट का है ये क्लास 6 के लिए, लेकिन इस बच्चे का एडमिशन हुआ है अदर स्टेट कैटेगरी जो है, अदर कैटेगरी में और अनरिजर्व कैटेगरी में इस बच्चे का नामांकन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके फादर और मदर दोनों गैजेटेड रैंक के ऑफिसर थे और उनकी जो सैलरी है दोनों आदमी की मिलाकर के, इवन सिंगल पर्सन की ही सैलरी अबव 8.5 लाख थी। तो 8.5 लाख से जब ऊपर सैलरी होता है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं और आपको उसका फायदा फिर नहीं मिल पाता है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि ये हो गया इसका। अब हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये एडमिट कार्ड आपके पास होगा, स्कोर कार्ड और प्रोविजनल एडमिशन लेटर मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ ड्यूली साइंड इन चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग, इसमें क्या क्या आपको देना रहता है। तो मैं इसको साझा करने के लिए जो वर्ड फाइल खुला हुआ है वो चेकलिस्ट कैसा होता है ये देखिए। स्कूल रोल नंबर बाय स्कूल ओनली। अब इसमें क्या क्या आपको देना होगा, यानी रोल नंबर से मतलब सैनिक स्कूल का रोल नंबर हो गया। सैनिक स्कूल किस स्कूल के लिए आपका अलॉटमेंट हुआ है उस स्कूल का नाम यहाँ आपको अपने से मैनुअली भरना होगा। चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग में क्या क्या देना है, बच्चे का नाम, एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी जो भी होता है, होम स्टेट या अदर स्टेट कैटेगरी, ये सब सारे डिटेल्स, डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, एडमिशन कैटेगरी आपका क्या है, इसके बाद एक्चुअल कैटेगरी आप क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको दिखाया जाएगा। मतलब आपका अगर आप एक्चुअल कैटेगरी ओबीसी एनसीएल हैं लेकिन आपका एडमिशन हो रहा है जनरल पर, तो वो जनरल यहाँ लिखना पड़ेगा आपको अनरिजर्व कैटेगरी में। वेदर प्रिलिमिनरी वार्ड यस और नो, असम राइफल और कोस्ट गार्ड, तो ये सब चीज देना होता है। इसमें आपको चाहिए होगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर, अगर आपके पास में है तो यस के सामने टिक करेंगे, नो है तो नो करेंगे। तो सवाल है कि जब यस होगा तभी आपको बुलाना होगा। तो ये सारी चीज, गवर्नमेंट फोटो आईडी है, स्कोर कार्ड ऑफ AISSC है, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आपको क्लास का स्टडी सर्टिफिकेट, अगर 6 के लिए है तो 5th पास का या 6 स्टडी सर्टिफिकेट, और क्लास 9 है तो 8 का स्टडी सर्टिफिकेट होगा, रीडिंग इन क्लास 8 का या पास आउट क्लास 8 का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तब, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद पीपीओ, अगर एक सर्विसमैन है तो पीपीओ का मतलब होता है पेंशन पे ऑर्डर, और एक्स सर्विस अगर है सर्विंग है तो आपके लिए सर्विस सर्टिफिकेट होता है। तो ये सब सारे, पासपोर्ट साइज फोटो 5 पीसेस है, आप ज्यादा बना लेंगे तो ये आता है। ये सारा डॉक्यूमेंट मतलब आपको जब आपके पास रेडी हो जाएगा तो आप जो दे रहे हैं उसको चेकलिस्ट बना करके ये देते हैं कि आप क्या क्या दे रहे हैं। तो पहला ये चेकलिस्ट आएगा आपके सामने। इसके बाद जो आता है वो मेडिकल फिटनेस का आता है। मेडिकल फिटनेस का देखिए क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है AISSC 2023 एप्लीकेशन नंबर, तो उसका एप्लीकेशन नंबर, तो इस बार क्या होगा, यहाँ 23 की जगह 24 दिखा होगा और आपको एप्लीकेशन नंबर में क्या क्या देना है। पहले यहाँ बच्चे का फोटो लगेगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा, जिस सैनिक स्कूल के लिए चयन हुआ होगा वो आपको देना है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा चीज आपको, ये सारा पहला जो पेज है, एड्रेस वगैरह, अलॉटेड डेट, मेडिकल एग्जामिनेशन से, ये सारा डेट उस पर दिया हुआ रहेगा आपको, वो सारा आपको भरना है इसमें। ये फैमिली डिटेल ये आपको खुद ही भरना होगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस वगैरह ये सब कुछ है या नहीं है, तो ये सब सारा चीज आपको बताना पड़ेगा, ये भरना पड़ता है। पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री अगर ऐसा कुछ है किसी के परिवार में किसी व्यक्ति का कुछ भी हो तो, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम, कोई कॉन्जेनियल डिजीज अगर आपको है तो ये सब सारा चीज इसमें देना पड़ेगा। इसके बाद इसमें बताया गया डिटेल्स ऑफ वैक्सीनेशन। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बोलते हैं सर उस समय सर मेरा वैक्सीनेशन कार्ड गुम हो गया है। पहली बात तो यह है कि बच्चे का आजकल जब जन्म होता है तो उसके साथ ही वैक्सीनेशन कार्ड मिल जाता है और उसको मेंटेन कराना पड़ता है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, कहीं रख दिया है तो ढूंढ करके रेडी रखिए उसको, इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। बच्चे का ब्लड ग्रुप जरूर जांच करवा करके रखें पहले से, ये भी आपको इसमें फिलअप करके ले जाना है पहले से। तो ये वैक्सीनेशन अगर नहीं है तो एक उपाय ये होता है कि किसी भी जो
गायनोकोलॉजिस्ट होगी और उनके यहाँ जो कंपाउंडर होगा ना, वो भी इतना ट्रेंड होता है कि उसको डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली काउंटिंग करके वो सारा इस पर डेट चढ़ा देगा। बेहतर है कि आप कार्ड रखें, तो ये सारा चीज हो जाएगा आपका इसमें। उसके बाद के जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो डिटेल होंगे, एग्जामिनेशन वाला, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मेडिसिन, हाइट्स, ये सब सारा वहाँ जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो वो डॉक्टर जो होगा वहाँ का, वो ये सब सारी रिपोर्ट तैयार करेगा। ये आपको नहीं भरना है, सर्जरी वगैरह, फ्लैट फिट, नॉक नी, एक्सेप्टेबल, आई साइट, ये सब सारी चीजें वहाँ जांच होंगी और वहाँ से भरी जाएगी। इसमें जहां भी कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और फादर मदर का सिग्नेचर होगा वो आपको पहले से करके ले जाना होगा। तो ये मेडिकल वाला कागज का डॉक्यूमेंट डिटेल हो गया। मेडिकल के बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एनसीएल, ये ऑलरेडी आपके पास पहले से होगा ही, लेकिन ये जो प्रोफॉर्मा है, इस प्रोफॉर्मा के अकॉर्डिंगली आप इसमें सारा डिटेल भर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसका साइन सिग्नेचर जो भी होता है वो करा लेंगे। सेंट्रल लिस्ट का यहाँ पर सारा दिया हुआ है डिटेल, ये सारा इसी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, कहीं से कुछ आपको विशेष करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट कैसा होता है तो ये देख लीजिए। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ सारी चीज जो होगी ये आपको भरना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, भरने वाले काम के लिए, जैसे यहाँ पर ये सॉरी मैं यस, अगर आपको यहाँ पर है तो हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th, नेम कैंडिडेट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो करेक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ, स्कूल का नाम देना पड़ता है। और ये सारे स्कूल से, तो स्कूल में भी क्या होता है कि ब्लॉक लेटर में सब नाम दिया हुआ है, बॉय है या गर्ल है, अगर बॉय है तो बॉय में टिक मारिए, गर्ल है तो गर्ल में, डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें खंड दिया हुआ भरने के लिए, अगर कैटेगरी जो भी है जनरल है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी है आप वहां ऐसे टिक मार दें। इसके बाद आपको आधार नंबर कैंडिडेट का चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब सारा जो आपने सैनिक स्कूल फॉर्म फिलअप करने के समय जो फॉर्म में दिया होगा वही डिटेल यहाँ भी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि साइबर कैफे वाले का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं या ईमेल आईडी, तो ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी क्योंकि सारा कम्युनिकेशन उसी पर जाएगा। क्लास 3, 4, 5 की ये सारी चीज इसमें डिटेल्स देने होते हैं, तो आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा वहां से ये सब सारा डिटेल आप उस स्कूल से ले सकते हैं। तो ये हो गया स्टडी सर्टिफिकेट से। इसके बाद में आता है फॉर्मेट फॉर इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत किनको है, तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत उन लोगों को पड़ेगी जिन्हें स्कॉलरशिप लेना है या जिनका इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप होम स्टेट हो या अदर स्टेट हो, आमतौर पर अदर स्टेट में होम स्टेट वाली छूट नहीं मिलती है, लेकिन जहां जहां भी हर स्टेट का अपना कहीं ना कहीं टाई अप होता है, वो कहीं कहीं की स्कूल से टाई अप होता है कि उनके स्टेट का बच्चा अगर वहां होगा तो उसको देंगे। बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे सैनिक स्कूलों के साथ इसका टाई अप है और ये अपने बच्चों को अदर स्टेट कैटेगरी में भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो वो स्कॉलरशिप वाला जो डॉक्यूमेंट होगा वहां का सैनिक स्कूल जहां आपके बच्चे का नामांकन होगा, इस बात को वेरीफाई करने के लिए वही आपको डॉक्यूमेंट देगा और वो बताएगा कि कहाँ से इसको वेरीफाई करा करके आप ले आइए। तो ये इनकम सर्टिफिकेट मुख्य रूप से उनको जरूरत है जिनको बेनिफिट चाहिए। अदरवाइज आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, आईटीआर भरते हैं और आप टैक्स देते हैं तो आपको इसकी जरूरत संभवतः ना पड़े, बल्कि नहीं ही पड़ती है। तो कुल मिलाकर के मैंने ये आपको डॉक्यूमेंट से बताया। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टडी सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और मेडिकल फॉर्मेट में क्या क्या होता है ये मैंने बता दिया। और चेकलिस्ट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं को इस चेकलिस्ट में यहाँ पर टिक करना होता है। पीपीओ, पेंशन पे ऑर्डर जो होता है ना, जो सर्विस मैन है डिफेंस में और रिटायर हो चुके हैं तो उनका पीपीओ बनता है, यानी वो डिफेंस में कभी सर्विस दिए हुए हैं और अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनको ये सारा चीज मिलने वाला है, वो पेंशन मिल रहा है, तो वो अपना डिफेंस का क्लेम करेंगे तो उनका ये पीपीओ वगैरह होगा, तो उनका उसके हिसाब से ये सब सारा चीज होता है। फोटो 5 पीस कहता है, पर मैं कहता हूं कि 25 पीस फोटोग्राफ आप बना लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा फोटोग्राफ बना लीजिए। आपका 2 फोटोग्राफ तो होना चाहिए ऐसा जो बच्चे को बीच में बैठा करके, एक तरफ मदर और एक तरफ फादर होंगे, उन दोनों के साथ में, उसको फैमिली पिक्चर बोलते हैं, बच्चे के साथ में, उधर और किसी का नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे का नामांकन होगा वो फादर मदर के बीच में बैठ करके अपना एक फोटो बनाएगा, यहाँ दिया भी हुआ है। एडॉप्शन डीड, अगर मान लिया कि आपका बच्चा अपना है, ब्लड रिलेशन है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं आपने बच्चा गोद लिया होगा
किसी अनाथालय से, तो उसके लिए एडॉप्शन डीड एक होता है जो कि उस अनाथालय से बच्चा गोद लेने के समय ही बना हुआ होता है। तो आपको वो वहां पर लगाना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट। यहाँ 14वां नंबर में दिया हुआ है, एडॉप्शन डीड इन केस ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड इफ एप्लीकेबल, अगर वो एप्लीकेबल है तब। तो मुझे लगता है कि ये सारा पेपर जो है अभी भी उस साइट पर अवेलेबल है, पर मैं आपको ये कहूंगा कि इस पेपर को मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, या इस साइट जो मैंने वीडियो में बताया है वहां से जाकर के भी आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी क्या करें, पेंसिल से उस पर लिख करके सारा डिटेल भरने का, फिलअप करने का एक प्रैक्टिस कर लें। पेंसिल से गलती होगी तो आप इरेज आउट भी कर लेंगे, और जब एक बार पूरा फ्रेश हो जाए और नया जो साइट पर आएगा उसको मैच कर लें, कहीं कोई चेंजेस तो नहीं है। अगर चेंजेस नहीं है तो फिर इसको देख करके फिर वहां पेन से आप भरें, फिलअप करें। बॉल पेन से ब्लू या ब्लैक, ये आपके लिए चलेगा। तो मुझे लगता है ये सब सारी डिटेल आपको जानना जरूरी था। और यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो आपसे आग्रह होगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और भी जरूरी अपडेट्स लेकर के मैं आपके बीच में आता रहूंगा। तब तक के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल को देखने के लिए, आप सबको जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।